नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पे बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो भौतिक विभाजन है, इस भौतिक विभाजन पे हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, कोई भी प्रदेश हो या कोई भी देश है, उसकी उच्चावच के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, चट्टान की संरचना के आधार पर, मिट्टी के प्रकृति के आधार पर और अपवाह प्रतिरूप के आधार पर उसे भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ को भी 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश और तीसरा महानदी बेसिन या इसी को छत्तीसगढ़ बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है या महानदी के मैदान भी कहा जाता है। तीसरा आपका दंडकारण्य का पठार। ठीक दोस्तों, हम पूर्वी बघेलखंड के पठार पे कंप्लीट पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जसपुर सामरी पाठ को भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। हम महानदी बेसिन को पढ़ रहे हैं। जब महानदी बेसिन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं पिछले क्लास को। तो महानदी हम बेसिन पढ़ते हैं तो दोस्तों इसको मैं 2 भाग में क्लासिफाइड किया था। कितने भाग में जी? तो 2। एक छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में क्लासिफाइड किया था, छत्तीसगढ़ के मैदान, और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि। ऐसे हम क्लासिफाइड किए थे इस महानदी बेसिन को या छत्तीसगढ़ बेसिन को। ठीक ना? छत्तीसगढ़ के मैदान के भी दोस्तों 4 भाग होते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। एक बिलासपुर का मैदान, दूसरा हसदेव मांड बेसिन, उसके बाद दोस्तों दुर्ग रायपुर का मैदान जिसमें शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ महानदी का दोआब, महानदी पार का संकरा मैदान। ये सभी मैदानों को दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के मैदानों को पढ़ चुके हैं कंप्लीट। इसके विस्तार कहाँ कहाँ है इन सभी बातों पे चर्चा कर चुके हैं। ये वाला जो सेक्शन इसको हम पढ़ चुके हैं। हम सीमांत उच्च भूमि को पढ़ रहे हैं। इसको सीमांत उच्च भूमि को पढ़ रहे हैं। अब ये सीमांत उच्च भूमि के ना 4 सब क्लासिफिकेशन है। एक कौन सा है? तो एक दोस्तों उत्तरी उच्च भूमि है, उत्तरी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि को ही छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी कहा जाता है। छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। कल के क्लास में हम इस सेक्शन को पढ़ चुकी हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूसरा कौन सा? तो मैकल श्रेणी। इसको ऐसे लिखिए, पश्चिमी उच्च भूमि, पश्चिमी उच्च भूमि। क्या है ये पश्चिमी उच्च भूमि? इस पश्चिमी उच्च भूमि को ही मैकल श्रेणी कहा जाता है जी। क्या? मैकल श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैकल श्रेणी कहा जाता है। तीसरा आपको याद रखना है दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। और आपका चौथा सब क्लासिफिकेशन है पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ये 4 सब क्लासिफिकेशन है किसके? तो सीमांत उच्च भूमि के। राइट? तो हम उत्तरी उच्च भूमि जिसे छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी कहते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। राइट? आज के क्लास में हम पश्चिमी उच्च भूमि अर्थात मैकल श्रेणी को पढ़ेंगे। मैकल श्रेणी। ठीक ना? चलिए समझते हैं कि मैकल श्रेणी क्या है। मैकल श्रेणी क्या है, चलिए समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या है ये। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि पश्चिमी उच्च भूमि है। यह पश्चिमी उच्च
भूमि है। यह बात आपको याद होना चाहिए। यह एक पश्चिमी उच्च भूमि है। ठीक, अब पश्चिमी उच्च भूमि है, मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे पश्चिमी उच्च भूमि है। जब ये पश्चिमी उच्च भूमि है तो किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का यह भाग होगा, है ना, किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा होगा मैकल श्रेणी। तो भारत संघ में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत। जैसे दोस्तों मैं यहां पास बनाया, ये क्या आपका भारत संघ, भारत, और भारत में ही क्या है जी हमारा, ये भारत, भारत में ही क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों इधर मध्य प्रदेश में ऐसे ना क्या है, एक सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है। इसी सतपुड़ा पर्वत के श्रेणी का दोस्तों पूर्वी कगार है, यहाँ पास हमारा क्या है जी, तो ये है आपका मैकल श्रेणी। तो किसका भाग है पूछे आपसे, तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार है। लिखिए, आपसे पूछा जाएगा ये भाग किसका है, भाग, तो भाग में लिखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार है। कगार है, सतपुड़ा पर्वत के क्या है, पूर्वी कगार है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। भारत संघ में एक सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसी का पूर्वी हिस्सा ही मैकल श्रेणी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में है दोस्तों। ठीक ठीक, स्थित छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है, स्थिति को भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है जी, कहां स्थित है ये पता होना चाहिए भाई। मैकल जो श्रेणी है छत्तीसगढ़ के कहां श्रेणी है, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में लिखिए जो मैकल श्रेणी है, ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ है, एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में एक दीवार के रूप में क्या खड़ा हुआ है, तो मैकल श्रेणी खड़ा हुआ है। अब इसका विस्तार पूछेगा आपसे, कहां कहां इसका विस्तार है, एक दीवार के रूप में याद रखना है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा इसका विस्तार कहां है जी, छत्तीसगढ़ में, चलिए बताइए तो इसका विस्तार। तो विस्तार में आपको याद रखना है राजनांदगांव, नंद गांव को आज के बाद नहीं भूलना है, इसको, तो राजनांदगांव। अब राजनांदगांव से ही टूटकर दोस्तों राजनांदगांव के उत्तर में कौन सा जिला बना है, तो खैरागढ़, खैरागढ़, छुई खदान गंडाई, छुई खदान गंडई। ठीक, तो राजनांदगांव में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही खैरागढ़, छुई खदान गंडाई में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कबीरधाम अर्थात कवर्धा में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, कबीरधाम। ठीक, इसके साथ ही इसका विस्तार आपको मुंगेली में भी देखने को मिलेगा जी, मुंगेली में। और इसके साथ ही आपका दोस्तों जीपीएम गोरेला पेंडा मरवाही के कुछ हिस्सा में ना, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो कितना जिला याद रखना, तो राजनांदगांव को एक जिला याद रखना, दूसरा खैरागढ़, छुई खदान गंडई को याद रखना है, तीसरा कबीरधाम, चौथा मुंगेली, पांचवा गोरेला पेंडा मरवाही। ये 5 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलिए समझ लेते हैं मैप के माध्यम से कहां कहां इसका विस्तार है और कैसे यह दीवार के रूप में खड़ा हुआ है, कैसे दीवार के रूप में ये खड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से। क्रॉप कर लेता हूं जी मैं।
अब यहाँ से ऐसे क्रॉप किया, ऊपर से ऐसे क्रॉप किया, ये ऐसे में क्रॉप कर दिया और ऐसे में क्रॉप कर दिया, यही निकल के आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, या यही महानदी बेसिन है। अब ये महानदी बेसिन को मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए ये है आपका राजनांदगांव, ये है आपका खैरागढ़, चुईखदान, गंडई, कबीरधाम, अब यह मुंगेली और थोड़ा सा गरेला, पेंडा, मरवाही। यही से दोस्तों आपके दीवार के रूप में ना, यही से आपके दीवार के रूप में खड़ा हुआ है क्या आपका दोस्तों, चलिए बना दीजिए, यही मैकल श्रेणी है जी ना, यही आपका हल्का से मुंगेली को भी टच करेगा और गरेला, पेंडा, मरवाही को भी टच करेगा। यही आपका पश्चिमी उच्च भूमि है ना, यहाँ पर ना सात, मतलब सात आकार की, मतलब 7 आकार की आकृति बनाता है, ऐसे कर ऐसे, फिर ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे, तो 7 प्रकार की आकृति यहाँ पर दिखाई देता है जी। 7 आकृति, 7 ऐसे, 7 ऐसे, ऐसे 7 प्रकार की आकृति, मतलब 7 प्रकार की नहीं, मतलब ऐसे 7 शेप यहाँ पर बनता है, यहाँ जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो यहाँ 7 शेप बनता है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, ठीक ना। यही आपका क्या है, मैकल श्रेणी है, यही आपका क्या है जी, मैकल श्रेणी है, ठीक, लिख देता हूं मैकल श्रेणी, यही क्या है आपका मैकल श्रेणी है। अब यही दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का क्या है, पूर्वी कगार है, पूर्वी कगार, ऐसे यहाँ से सतपुड़ा पर्वत आया है, इसका पूर्वी कगार बनता है ये। तो क्या क्या चीजों को निर्धारण करता है इसके बारे में हम समझेंगे, पहले इसके हम ढाल को समझ लेते हैं, इसका ढाल कहाँ है, ठीक, स्लोप क्या है इसका, चलिए ढाल को बताइए। इसका ढाल पूछिएगा मैकल श्रेणी का, तो पश्चिम से, भूलना नहीं है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर ढाल क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या है, ढाल है। अब ये दोस्तों क्या क्या चीजों का निर्धारण करता है, कुछ चीजों का दोस्तों निर्धारण करेगा, उस चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक ना, कि क्या क्या चीजों के बीच सीमा रेखा बनाने का कार्य करता है, ठीक ना। चलिए उस चीजों को हम समझ लेते हैं, किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाता है, तो लिखिए निर्धारण, क्या क्या चीजों का निर्धारण करता है ये निर्धारण, क्या क्या चीजों के निर्धारण करता है। तो पहला चीज लिखिए, यह जो मैकल श्रेणी है ना, यह कौन, तो मैकल श्रेणी है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई तथा कवर्धा के दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाता है, ठीक ना। तो किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो यह खैरागढ़, याद है खैरागढ़, छुई खदान, खदान, गंडई, छुई खदान, गंडई और कबीर धाम, कबीर धाम, नहीं भूलना है इसको ना। तो 2 जिला याद रखना है, एक खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कबीर धाम की दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है, दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है, कबीर धाम या कवर्धा की, देखिए दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक। तो 2 जिला के बीच दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है, पहला आपका दोस्तों खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और दूसरा आपका कवर्धा के बीच दक्षिणी पश्चिमी सीमा ये क्रिएट करता है। दूसरा मध्य प्रदेश के मंडला जिले एवं छत्तीसगढ़ के गरेला, पेंड्रा, मरवाही
जिले के सीमा रेखा बनाती है। तो लिखिए कौन कौन से जिले की भी सीमा रेखा बनाती है ये मैकल श्रेणी। तो मध्य प्रदेश को नहीं भूलना है, इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, नहीं भूलना है इसको। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच यह एक सीमा बनाती है, दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। अब स्पेशली पूछे कौन कौन से जिले की बीच सीमा बनाती है, तो लिखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंडला जिला, कौन सा जिला, तो मंडला जिला और छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम के बीच सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो मध्य प्रदेश के मंडला जिला और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के बीच एक सीमा साझा करता है, यह सीमा बनाता है जी, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक, अब ये मैकल श्रेणी के भौतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है अपने आप में। ये जो पूर्वी कगार है सतपुड़ा पर्वत का, अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है जी, वर्षा को भी निर्धारित करता है ये जल विभाजक का भी कार्य करता है, तो ये जल विभाजक भी है। देखिए अगला टॉपिक जल विभाजक रूप में महत्वपूर्ण है, ये जल विभाजक, जल विभाजक रूप में क्या ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक, तो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, पहली बात याद रखना आपको, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र को महानदी अपवाह तंत्र से अलग करता है, महानदी अपवाह तंत्र से अलग करता है, अलग करता है। मतलब जो नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जो जल विभाजन करने का कार्य कौन करता है, तो मैकल श्रेणी करता है। अब जैसे ये यहाँ पर क्या है, मैकल श्रेणी खड़ा हुआ छत्तीसगढ़ के सीमा पर, इधर क्या है आपका महानदी बेसिन है, ऐसे पूरा पूर्वी ढाल है, इधर क्या है पश्चिमी ढाल है, यहाँ नर्मदा अपवाह तंत्र, तो दोनों के बीच सीमा, दोनों के बीच जल विभाजन का कार्य किया ना, इधर क्या हो जाता है पश्चिमी ढाल, इधर क्या पूर्वी ढाल, तो दो अपवाह तंत्र के बीच, दो ड्रेनेज सिस्टम के बीच जल विभाजक का कार्य किया कि नहीं किया, किया ना, है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, दूसरा बात भी आपको याद रखना है, दूसरी बात भी आपको याद रखना है, क्या, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है। देखिए ऊपरी महानदी बेसिन को, महानदी बेसिन को, बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से, ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है, अलग करता है। ये बात आपको याद नहीं होना चाहिए, ऊपरी महानदी बेसिन को और ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है। ठीक है, ऊपरी नर्मदा बेसिन से क्या करता है जी, अलग करता है।
अब किसके किसके बीच जल विभाजक का मध्य है दोस्तों? दो नदी प्रमुख है इसमें जो जल को विभाजित करता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, शिवनाथ, शिवनाथ और वेन गंगा के मध्य, वेन गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो दो नदी स्पेशली याद रखना है, एक शिवनाथ नदी को और दूसरा वेन गंगा नदी को। ये दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है कौन? आपका मैकल श्रेणी। ठीक जी। अब इस मैकल श्रेणी की कुछ प्रमुख चोटी हैं, प्रमुख चोटी है भाई। अब 7 आकृति के ऐसे लिए हुए पर्वतों की श्रेणी है, इसमें अलग अलग चोटियों का विस्तार विकास हुआ है, ठीक ना। तो ऊंची चोटी कौन सा होगा इस मैकल श्रेणी का? ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सा होगा इस मैकल श्रेणी की? ठीक, तो लिखिए बदरगढ़, सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। बदरगढ़ इस मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जी। हाइट है 1176 मीटर, हमारे छत्तीसगढ़ में है 1176 मीटर इसका हाइट है। कहाँ है ये कबीर धाम में है, कबीर धाम में है। ये बदरगढ़ ऊंची चोटी कहाँ है? तो कबीर धाम में है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी, इसी को अलग रूप से और पूछा जा सकता है आपसे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग के सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो बदरगढ़ है। कहाँ स्थित है? तो कबीर धाम में स्थित है। हाइट कितना है इसका? तो 1176 मीटर इसका हाइट है जी, ठीक ना। अन्य चोटी, अन्य चोटी को भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या अन्य चोटी है इसमें। अन्य चोटी, अब अन्य चोटी में क्या क्या है? तो एक है आपका झाला पहाड़, झाला पहाड़। झाला पहाड़ कहाँ है दोस्तों? ये झाला पहाड़ आपकी मैकल श्रेणी का हिस्सा है, झाला पहाड़। देवसानी पहाड़, दूसरा याद रखना है आपको, देवसानी पहाड़, देवसानी पहाड़। देवसानी पहाड़ को भी आपको याद रखना है, एक झाला पहाड़, दूसरा देवसानी पहाड़, ठीक ना, याद रखना है, ठीक है। और तीसरा याद रखना है ब्राह्मणगढ़ पहाड़, ब्राह्मणगढ़ पहाड़। ब्राह्मणगढ़ पहाड़ कहाँ है? तो मैकल श्रेणी का हिस्सा है जी, किसका? मैकल श्रेणी का हिस्सा है। लीलावनी पहाड़ है, याद रखना है, लीलावनी चौथा, लीलावनी पांचवा है। भारकुंड, क्या? भारकुंड पहाड़ी छठवा भी याद रखना है। देखो भारकुंड पहाड़ी हो गया, लीलावनी पहाड़ी हो गया, है ना। और क्या है दोस्तों? चंदली पहाड़, क्या? चंदली, चंदली पहाड़। तो चंदली पहाड़ भी इस मैकल श्रेणी का क्या है जी? हिस्सा है। तो इन पहाड़ों को आपको याद रखना है। अब इस मैकल श्रेणी में ना कुछ घाटियों का विकास हुआ है जी, बहुत सारे घाटियों का क्या हुआ है? विकास हुआ है, और खूबसूरत घाटी है ये। 3 घाटियों को दोस्तों आपको पढ़ना होगा। चलिए, क्या क्या घाटियों का यहाँ पर विकास हुआ है इस मैकल श्रेणी में?
तो प्रमुख घाटी को पढ़ लेते हैं। एक घाटी आप बचपन से सुने होंगे, क्या? तो चिल्फी घाटी, फेमस। चिल्फी घाटी। तो चिल्फी घाटी कैसे होती है जी? ऐसे सर्कल टाइप, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें से बस ऐसे चलते चलते ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल बना रहता है, ऐसे घाटी। इसमें सड़क है ना, ऐसे चढ़ते चलते 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 ऊपर जाएंगे तो एक घाटी है, ठीक ना। तो दोस्तों चिल्फी घाटी के संबंध में ना कुछ विशेष चीज आपको याद रखना है। कुछ विशेष चीज क्या याद रखना है आपको? याद रखना है वो भी विशेष चीज। क्या याद रखना है आपको इसके बारे में? पहली बात तो ये जो चिल्फी घाटी है ना, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या पकड़ना है। कहाँ है पूछिएगा? ये कवर्धा में है। कहाँ है? कवर्धा। जो चिल्फी घाटी है ना, ये कवर्धा में है। मैकल पर्वत श्रेणी में ही दोस्तों चिल्फी घाटी का विकास हुआ है। ठीक, कौन से रोड में, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में है? तो दोस्तों ये नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 में है। नेशनल हाईवे 30 में चिल्फी घाटी है। मतलब चिल्फी घाटी NH30 में विकसित हुआ है। समझ में आ रहा है ना? कौन सा? तो NH30 में। ठीक, अब चिल्फी घाटी का जो आकार है ना, क्या आकार? आकार इसका ना नाग के समान है, नाग के समान दिखाई देता है। मतलब चिल्फी घाटी अब जाएंगे तो इसका जो आकृति है या आकार है, ये नाग के समान दिखाई देता है चिल्फी घाटी का। इसलिए इसे नागमोरी घाटी भी कहा जाता है। क्या? नागमोरी घाटी भी कहा जाता है जी। नागमोरी घाटी कहा जाता है इसे, चिल्फी घाटी को। ठीक, नागमोरी घाटी। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है, चिल्फी घाटी तो पढ़ लिए, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए चिल्फी घाटी के बारे में। दूसरा घाटी आपको पढ़ना है ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी, ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी घाटी कहाँ है? तो NH53 में है। नेशनल हाईवे 53 में ब्रिजवानी घाटी है। ठीक, और तीसरा घाटी है इस मैकल श्रेणी में, शिवनाथ घाटी। शिवनाथ घाटी, शिवनाथ घाटी। तो आपको 3 घाटी याद रखना है मैकल श्रेणी के संबंध में। एक चिल्फी घाटी जिसे नागमोरी घाटी कहा जाता है, दूसरा ब्रिजवानी घाटी जो नेशनल हाईवे 53 में है, और तीसरा है आपका शिवनाथ घाटी। तो ये घाटियों का दोस्तों क्या हुआ है जी? विकास हुआ है। ठीक, अब इस घाटी में ना, मतलब इस मैकल श्रेणी में ना, मैकल पर्वत में ना कुछ श्रेणियों का विकास हुआ। कुछ श्रेणी पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणी। तो लिखिए श्रेणियां। श्रेणियां के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या श्रेणियां इसमें पाए जाते हैं इसमें मैकल पर्वत में। तो लिखिए श्रेणियां के बारे में। एक श्रेणी लिखिए कांदावनी। कहाँ है? तो कबीरधाम में कांदावनी। एक कांदावनी कहाँ है जी? ये है आपका कबीरधाम में है। कबीरधाम में कांदावनी श्रेणी है। क्या? कांदावनी श्रेणी। दूसरा श्रेणी, मतलब इसी कांदावनी श्रेणी से ना हाप नदी का उद्गम होता है जी। इसी कांदावनी श्रेणी से ना हाफ नदी का उद्गम होता है। हाफ लिख लीजिए यही पास, आगे नदी में तो पढ़ेंगे ही। हाफ नदी का उद्गम होता है। इसका
तो हाफ नदी का उद्गम होता है। दूसरा श्रेणी आपको याद रखना है किसमें, तो इस मैकल श्रेणी में फुलहाड़ी या कुल्हाड़ी की पहाड़ी, या तो फुलहाड़ी लिख लीजिए, फुलहाड़ी या कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की पहाड़ी। तो फुलहाड़ी या कुल्हाड़ी की जो पहाड़ी है यह मैकल श्रेणी की दोस्तों एक श्रेणी है जी। यहीं से बाघ नदी का उद्गम होता है, यहीं से दोस्तों बाघ नदी का उद्गम होता है, बाघ नदी का उद्गम होता है, बाघ नदी का उद्गम। ठीक, इस बात को नहीं भूलना है। लिखिए तीसरा, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ये कहाँ है दोस्तों प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, तो राजनांदगांव में है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। दोस्तों ये बौद्ध स्थल के लिए भी जाना जाता है जी, ठीक ना। ये प्रमुख श्रेणी है आपकी मैकल श्रेणी की दोस्तों। अब जो मैकल श्रेणी है ना, इस मैकल श्रेणी की वजह से रेन शेडो एरिया का विकास हुआ है, मतलब रेन शेडो एरिया वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो लिखिए इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो मैकल श्रेणी ना छत्तीसगढ़ के पश्चिम में एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है, जो जलवायु को, मानसून को परिवर्तित कर देता है, डाइवर्ट कर देता है मानसून को, ठीक ना। तो देखिए वृष्टि छाया प्रदेश, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जगह वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है कुछ जगह हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। तो लिखिए मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, प्रदेश में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है जी। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है। मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग, अब मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग क्या क्या हो सकता है, कबीरधाम, मुंगेली, है ना। तो एक तो कबीरधाम हो गया, कबीरधाम, मुंगेली, मुंगेली का पश्चिम, तो पश्चिम मुंगेली लिख देता हूं, पूरा मुंगेली नहीं, पश्चिम मुंगेली, पश्चिम मुंगेली, कबीरधाम, पश्चिम मुंगेली हो गया। उत्तर खैरागढ़, उत्तर खैरागढ़, खैरागढ़ खदान, इन क्षेत्रों में ना वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ऐसे ये क्या है आपका मैकल श्रेणी है ना। अब इधर क्या है आपका दोस्तों, मुंगेली है, मुंगेली, और यहाँ पास कबीरधाम है, ठीक, यहाँ खैरागढ़ है, ये लिख देता हूँ। अब ऐसे मानसून आता है ना, इधर से मानसून इसके सीधा समानांतर ऐसे निकल जाता है, तो इस साइड ना वर्षा नहीं हो पाता, इस साइड ज्यादा वर्षा नहीं हो पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं जी। क्या, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि मानसून इसके समानांतर निकल जाती है ना। तो ये जो उसके जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा हो पाता है, ना के बराबर, इसलिए यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए सरकार को यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि यहाँ के जो किसान है उसको लाभ हो, ठीक ना। ये समझ में आ गया होगा आपका वृष्टि छाया प्रदेश। अब
यहाँ प्रमुख रूप से कौन से वन पाए जाते हैं इस मैकल श्रेणी में? प्रमुख रूप से कौन से वन पाए जाएंगे? तो वन लिखिए, साल वन पाए जाते हैं इसमें, साल वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो हमारे ना मैकल श्रेणी में मुख्य रूप से साल वन पाए जाते हैं। कौन से जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करते हैं जी? कौन से जनजाति? जन जाति मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से जनजाति पूछेगा दोस्तों, तो पहला बैगा लेना है। क्या? बैगा। तो दोस्तों दूसरा लेना है आपको अगरिया। तो बैगा अगरिया मुख्य रूप से इस मैकल श्रेणी के आसपास निवास करते हैं, इस बात को नहीं भूलना है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख अभ्यारण्य भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन कौन से अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं? अभ्यारण्य, कौन कौन से अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो एक आते हैं आपके अचानक मार, अचानक मार अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं। अचानक मार अभ्यारण्य। दूसरा भोरम देव अभ्यारण्य, भोरम देव अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं, इस बात को नहीं भूलना है। मैकल श्रेणी में प्रमुख रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज पूछेगा आपसे प्रमुख रूप से दोस्तों, लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। कौन से खनिज? तो लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक, महोबा डोंगर, महोबा डोंगर। यह है दोस्तों आपका मैकल श्रेणी। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा मैकल श्रेणी। अब मतलब हम पश्चिमी जो उच्च भूमि है उसे तो पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा दोस्तों पढ़ेंगे दक्षिणी उच्च भूमि, और कल के क्लास में पूर्वी उच्च भूमि को पढ़ाकर एक क्लास कंप्लीट कर दूंगा मैं, है ना। तो लिखिए दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि के बारे में हम समझते हैं। पश्चिमी उच्च भूमि को सभी पढ़ लिए, है ना। क्या है पश्चिमी उच्च भूमि को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी उच्च भूमि कहा जाता है, मैकल श्रेणी कहा जाता है। अबे दक्षिणी उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है पूछेगा आपसे, स्थित। तो लिखिए महानदी बेसिन, महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग है जी, दक्षिणी भाग है। महानदी बेसिन का ये क्या है? दक्षिणी भाग है। क्या भाग है? दक्षिणी भाग है। ठीक, अब विस्तार कहां कहां इसका विस्तार देखने को मिलेगा आपको? विस्तार कहां कहां इसका देखने को मिलेगा? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में इसका हल्का सा विस्तार है, ठीक ना। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में इसका हल्का से इसका विस्तार है। बालोद धमतरी में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, बालोद धमतरी, बालोद धमतरी, और हल्का सा गरियाबंद, गरियाबंद में इसका विस्तार देखने को मिलेगा दक्षिणी उच्च भूमि का। ठीक, चलिए समझ लेते हैं कहां कहां इसका विस्तार है। ये रहा मैप, चलिए समझते हैं। ये रहा आपका, यहाँ हल्का सा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, धमतरी और थोड़ा सा गरियाबंद जी, ये दे थोड़ा सा, ये दे यहीं बस बालोद और आपका ये मोहरा मानपुर,
यही वाला जो एरिया है आपका, और थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ऐसे महासमुंद को भी टच कर सकता है, हल्का सा ऐसे थोड़ा सा महासमुंद को भी टच कर सकता है ऐसे, ठीक ना। यही क्या है आपका लिखिए दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, यही आपका दक्षिणी उच्च भूमि है। बात को आपको नहीं भूलना है दक्षिणी उच्च भूमि के संबंध में, राइट। तो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए दक्षिणी उच्च भूमि में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके संबंध में दोस्तों, हम पढ़ते हैं कुछ और विशेष बातों को। विस्तार समझ में आ गया कहां कहां इसका विस्तार है। ठीक, अब ये किसके किसके बीच जल विभाजक है, ये जल विभाजक किसके किसके बीच जल विभाजक है जी। तो आपको आंसर लेना है, जल विभाजक कभी कार्य करेगा ये तो किसके किसके बीच करेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और शिवनाथ नदी के मध्य, शिवनाथ नदी के मध्य ये जल विभाजन का कार्य करेगा। गोदावरी अपवाह नदी, अपवाह तंत्र और शिवनाथ नदी के बीच यह जल विभाजक का क्या करता है जी, कार्य करता है। तो दिक्कत इसमें नहीं है। अब प्रमुख चोटी क्या क्या है इसमें, चोटी क्या क्या चोटी का इसमें विकास हुआ है। तो लिखिए डोंगर बोर, एक है डोंगर बोर, डोंगर बोर, डोंगर बोर चोटी का इसमें क्या हुआ है, विकास हुआ है। 700 मीटर इसका क्या दोस्तों हाइट है जी, 700 मीटर इसका हाइट है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा डोंगर बोर मैकल श्रेणी का हिस्सा है कि दक्षिणी उच्च भूमि का हिस्सा है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये डोंगर बोर है ना, ये दक्षिणी उच्च भूमि का क्या है जी, हिस्सा है। एक और पहाड़ी आपको याद रखना है, चोटी कौचार, कौचार, ठीक, कौचार को आपको याद रखना है। ये जो कौचार है ना, इसका 597 मीटर हाइट है, 597 मीटर इसका हाइट है इसका। तो कौचार का, तो दो चीजें डोंगर बोर कौचार को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक। कुटक राजहरा की पहाड़ी, इसी के अंतर्गत दोस्तों हमको पढ़ना है, इसी के अंतर्गत दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत कुटक राजहरा की पहाड़ी आता है, कुटक राजहरा, राजहरा की पहाड़ी आता है। कुटक राजहरा की पहाड़ी किसका हिस्सा है पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए, जो कुटक राजहरा की पहाड़ी है ये किसका हिस्सा है, यह दक्षिणी उच्च भूमि का हिस्सा है, इस बात को नहीं भूलना है। स्थिति क्या है, कहां पर सही है। तो पहली बात दोस्तों, ये कहां स्थित है कुटक राजहरा की पहाड़ी, आपसे पूछेगा। तो स्थित ये बालोद जिला में है, कहां है, बालोद में है कुटक राजहरा की पहाड़ी। लेकिन कौन कौन से नदियों के मध्य है, बालोद में तो है, लेकिन है ना खरहरा, खरखरा लिखिए, खरखरा और तांदुला नदी के मध्य में स्थित है, तांदुला नदी के मध्य। तो जो कुटक राजहरा की पहाड़ी है ना, ये बालोद में
तांदुला और खरखरा नदी के मध्य में दोस्तों ये स्थित है आपका कुटक राजहरा की पहाड़ी। ठीक ना। एवरेज एलिवेशन क्या है इसकी, औसत ऊंचाई क्या है, तो 674 मीटर याद रखना है। ऊंचाई 674 मीटर याद रखना है। यहाँ कुछ निक्षेप पाए जाते हैं क्या, किसके निक्षेप पाए जाते हैं, तो लौह निक्षेप पाए जाते हैं। लौह निक्षेप पाए जाते हैं, तो लौह निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं कुटक राजहरा की पहाड़ी में। यहाँ से कोयला भी निकाला जाता था जी। ठीक है, तो लौह निक्षेप यहाँ से पाए जाते हैं। ये रहा दोस्तों आपका पश्चिमी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। कल के क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे पूर्वी उच्च भूमि, जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और कल में दोस्तों हम इसको खत्म भी कर देंगे। कल में हम इस पूर्वी उच्च भूमि को खत्म भी कर देंगे। ठीक ना, मतलब कल में महानदी बेसिन समाप्त हो जाएगा। हम दंड कारणी के पठार पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।